तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली क्या है और इसका प्रूफ भी आज की क्लास में बच्चों होगा। ये बेसिकली बीएससी में आता है, आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो वेक्टर एंड स्केलर फील्ड वाले पेपर में आता है और इसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो ध्यान से इसको समझना है सभी बच्चों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो पहले तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये हमें कहती क्या है। तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, देखो कि इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड के, ये क्या बोलती है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर फील्ड, जैसे सपोज मैंने कोई वेक्टर फील्ड मान ली ई, इस वेक्टर फील्ड का अगर मैं क्या लेता हूं सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the volume integral of the divergence of that vector field over the volume enclosed by the surface। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। इजी है स्टेटमेंट बच्चों। स्टेटमेंट को आप सिंपली मैथमेटिकल वे में भी लर्न कर सकते हो। आपके सामने एक मैथमेटिकली मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है। देखो हमने यहाँ पे क्या माना कि सपोज एक वेक्टर फील्ड है ई, ठीक है। इस वेक्टर फील्ड का अगर मैं क्या लेता हूँ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो दो बार इंटीग्रेशन लिखी है ये सरफेस इंटीग्रल को दिखाती है। और ऊपर जब हम इंटीग्रेशन में ऐसे ऊपर सर्कल खींच देते हैं ना ये बीच में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है वेक्टर फील्ड ई की विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, यानी कि ये इसका सरफेस इंटीग्रल है। क्या है ये, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है बेटा, क्या है ये इसका सरफेस इंटीग्रल वेक्टर फील्ड ई का। और ये किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये वेक्टर फील्ड ई के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। मतलब ये जो डाइवर्जेंस है यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ई, इसका क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। तो ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है सिंपल, कि किसी भी वेक्टर फील्ड ई का अगर मैं सरफेस इंटीग्रल लेता हूं देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दैट, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ई। अब हम इस चीज को ना प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। तो चलिए इसका प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से होगा बच्चों। तो इसका प्रूफ निकालने के लिए मैं सबसे पहले एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा जिसकी वॉल्यूम v होगी टोटल, और उसको मैंने किसी वेक्टर फील्ड e में रखा होगा। ठीक है ना, कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है e और उस वेक्टर फील्ड में मैंने इसको रखा हुआ है। तो मैं पहले वेक्टर फील्ड ड्रॉ कर लेता हूँ कि सपोज बच्चों ये हमारी वेक्टर फील्ड है। ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह से इस डायरेक्शन में ये हमारी एक वेक्टर फील्ड है जिसको मैंने इस तरह से एरोस से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इस वेक्टर फील्ड में हम क्या करेंगे, एक सरफेस को रखेंगे और फिर उसमें हम स्टडी करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ निकाल लेंगे वहां से। तो हमने इस तरह से एक वेक्टर फील्ड मान ली जिसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये एरोज इस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरफ वो जा रही है। क्लियर है। तो अब इस तरह की एक वेक्टर फील्ड ये हमने मान ली और इस वेक्टर फील्ड में अब हम अपना सरफेस कंसीडर करेंगे और फिर इसको हम स्टडी करेंगे। तो देखो कैसे। तो एक सरफेस में लेके चलता हूं बच्चों। तो यहाँ पे अब मैं एक सरफेस कंसीडर करता हूँ। सपोज मैंने मतलब एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया रैंडम। तो ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है भाई ये, और ये इसका सरफेस है सारा, बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ये सरफेस है इसका। और इसमें इसकी जो टोटल वॉल्यूम है सपोज वो कितनी है v,
टोटल वॉल्यूम कितनी है बच्चों इसकी, v है। अब टोटल वॉल्यूम तो इसकी v है, और अब मैंने इसको सपोज छोटी छोटी वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लिया। मैंने इसको क्या किया, छोटी छोटी वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लिया, कुछ इस तरह से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो टोटल वॉल्यूम थी इस ऑब्जेक्ट की, इसको मैंने स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लिया इस तरह से। तो इसको स्मॉल स्मॉल n वॉल्यूम्स में मैंने जो है डिवाइड कर लिया। मतलब काफी सारे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। यहाँ तो मैं फिर भी बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसके स्मॉल स्मॉल पीसीज में इसको डिवाइड कर लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए वॉल्यूम्स के बहुत सारे। तो हम इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स के टुकड़े कर लेते हैं भाई। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसकी टोटल वॉल्यूम थी बच्चों v, और हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर लिया है काफी सारे कंपोनेंट्स में। ठीक है, इस तरह से तो देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया बच्चों, इसके बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स कर लिए, बहुत सारी छोटी छोटी वॉल्यूम्स कर ली। जैसे कि एक वॉल्यूम ये हो गई, इसी तरह से दूसरी वॉल्यूम हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से इसके मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स कर लिए बच्चों। ठीक है, कि ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 3, ये वॉल्यूम 4, तो इस तरह से 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन मैंने इसके n कंपोनेंट्स कर लिए। सपोज यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब मैंने माना, जब मैंने इस तरह से सभी कंपोनेंट्स जो हैं इनके कर लिए, अब हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब मैं यहाँ एक जो कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ, वो कंसेप्ट मेरी बेस्ड है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस से। अब वापस चलते हैं, एक बार पिछले टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी बच्चों, एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने एक टॉपिक पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, ये टॉपिक हमने किया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई डाइवर्जेंस का, वो हमने पढ़ा था बच्चों। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का, कि जो डाइवर्जेंस है, ठीक है ना, वो हमें क्या किसके बारे में बताता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर मैं डाइवर्जेंस निकालता हूँ, कि जैसे इस टाइम पे ये जो हमारा ब्लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक वेक्टर फील्ड में रखा है, वेक्टर फील्ड ई में इसको रखा हुआ है। तो किसी भी वेक्टर फील्ड ई का अगर मैं डाइवर्जेंस निकालता हूँ, कि जैसे ये वेक्टर फील्ड ई है और इसका मैं क्या निकालता हूँ, डाइवर्जेंस निकालता हूँ, तो ये मुझे किस बारे में बताता है, ये बेसिकली मुझे बताता है नेट फ्लक्स of that vector field of that vector field per unit volume। ठीक है बेटा, यही बताते हैं ना कि अगर मैं डाइवर्जेंस निकालता हूं बच्चों किसी भी वेक्टर फील्ड का, देन ये सिंपली मुझे नेट फ्लक्स के बारे में बताता है उस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड के लिए पर यूनिट वॉल्यूम। अब फ्लक्स क्या होता है ये सबको पता है, आप लोग प्लस टू करके आए हो, प्लस टू में आपने बहुत सी टर्म्स पढ़ी हैं फ्लक्स से रिलेटेड। ठीक है, बता देता हूँ, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा, फ्लक्स का आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, ये दो चीजें तो पढ़ के आए हो ना 12th क्लास में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होगा क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड नॉर्मली। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू सरफेस हेल्ड नॉर्मली। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या होता है, ई डॉट डी एस, यही होता है ना। किसी भी सरफेस का अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कि जैसे ये कोई सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का ये सरफेस है, और इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं नॉर्मली, वो कैसे पता लगता है मुझे, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है ई डॉट डी एस। सिमिलरली बच्चों अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता था, बी डॉट डी एस, यही बनता था ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इस तरह से मुझे कोई भी वेक्टर दिया हो, सपोज मुझे कोई वेक्टर फील्ड दिया बच्चों ए,
और मुझे इसका फ्लक्स निकालना है, तो वो भी यही बनेगा A डॉट ds। समझ में आ रही है बात? आई होप समझ में आ गया सबको। तो वापिस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हम वेक्टर फील्ड कौन सी लेके चल रहे हैं, E लेके चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइवर्जेंस हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी कि जो डाइवर्जेंस ऑफ E होगा इट इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। उस पूरी वेक्टर फील्ड का नेट फ्लक्स क्या होएगा, पूरा सरफेस S के लिए उसका फ्लक्स E डॉट ds। मतलब इसका जो पूरा सरफेस है S, ये जो हमारा ब्लॉक है इसका पूरा सरफेस एरिया S, इस पूरे सरफेस, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है इसके अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स E डॉट ds पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन ये ना, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड में आएगी ना, है ना। तो यहाँ से बच्चों ये वॉल्यूम डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से हमारे पास बनेगा फिर ये कि जो डबल इंटीग्रेशन है सरफेस इंटीग्रल के लिए E डॉट ds, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस का, क्लोज सरफेस का, वो किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड E मल्टीप्लाई बाय द नेट वॉल्यूम। यही बनेगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो इसको इक्वेशन को ना मैं अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस से डाइवर्जेंस के। तो डाइवर्जेंस का जब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाला तो उससे हमें पता लगा कि जो नेट फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस S के लिए बच्चों, वो किसके इक्वल आता है, हमारा उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस मल्टीप्लाई बाय द नेट वॉल्यूम। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। लेकिन भाई हमारे पास तो आप देख सकते हो बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं। देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बहुत सारे सरफेस हैं हमारे पास तो भाई। तो इन सभी सरफेसेस के लिए अगर मैं इसको तोड़ता हूँ इक्वेशन को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। हेंस फॉर n वॉल्यूम्स, कि अगर मेरे पास कितनी वॉल्यूम्स हैं बेटा, टोटल n वॉल्यूम्स हैं, ठीक। इस तरह से ये छोटे छोटे n ब्लॉक्स हैं मेरे पास, और हर ब्लॉक की जो वॉल्यूम है मैंने क्या माना, मान लिया इस ब्लॉक की वॉल्यूम है डेल्टा V1, इसकी वॉल्यूम है डेल्टा V2, इसकी है डेल्टा V3, अप टू सो ऑन nth ब्लॉक की वॉल्यूम कितनी है, सपोज डेल्टा Vn। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि पहला जो ब्लॉक बनेगा स्मॉल वॉल्यूम वाला, उसका सरफेस मान लिया कितना है S1। तो E डॉट ds इक्वल आएगा किसके, डाइवर्जेंस ऑफ E, और वो जो छोटा सरफेस होगा उसकी वॉल्यूम डेल्टा V1। सिमिलरली सेकंड जो सरफेस होगा हमारा उसी ब्लॉक पे, उसके लिए मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन E डॉट ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू डेल्टा V2, अप टू सो ऑन बेटा। ऐसे ही जब हम चलते रहेंगे तो हमारे पास बनेगा सरफेस SN, nth सरफेस का फ्लक्स E डॉट ds, वो इक्वल आएगा डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड E इंटू डेल्टा Vn। तो इस तरह से अप टू सो ऑन चलते रहेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है। तो ये सभी सरफेसेस आ गए हमारे nth सरफेस। अब इनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे टोटल सरफेस मिलना चाहिए, इनको मैं जोड़ देता हूं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इनको जब मैं जोड़ देता हूं तो कुछ ये बनेगा, सरफेस इंटीग्रल फॉर S1 E डॉट ds, प्लस ऐसे यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल फॉर S2 E डॉट ds, प्लस अप टू सो ऑन सरफेस इंटीग्रल फॉर nth सरफेस, और यहाँ आएगा E डॉट ds। और राइट साइड पे हमारा क्या बनने वाला है, राइट साइड पे बनने वाला है डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू डेल्टा V1 प्लस डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू डेल्टा V2 प्लस अप टू सो ऑन डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू डेल्टा Vn। यही आने वाला है बच्चों, ठीक है। अब इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसको समीशन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये बनेगा हमारा बच्चों समीशन I इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ बनेगा सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस SI, और अंदर आएगा E डॉट ds।
यही आएगा, इक्वल्स टू, नेक्स्ट को भी समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, अंदर आ जाएगा यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डेल्टा वी आई। तो ये मैंने इसको बच्चों क्या किया, जस्ट समीशन की फॉर्म में लिख लिया। इसे हमने भाई मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्रूफ में इसका यूज होगा, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक, अब इस इक्वेशन की अगर मैं इस इक्वेशन में बेटा अगर मैं कौन सा साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है मेरी समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस आई, और अंदर आएगा सिंपली ई डॉट डी एस। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है इसकी। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन अभी भी निकाल ली, इसकी जो लेफ्ट साइड मेरी बन रही है वो बन रही है समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्लोज्ड इंटीग्रेशन एस आई, और अंदर आ रहा है ई डॉट डी एस। अब इसको अगर हम बेटा ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल आएगी। अब वापिस चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें कई तरह के सरफेसेस हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना, इसमें दो तरह के सरफेसेस हैं बेटा। एक तो है आउटर सरफेस, क्या है, आउटर सरफेस, इस चीज को ध्यान से समझना। और एक यहाँ पे क्या है, इनर सरफेस। एक आउटर सरफेस है और एक बच्चों क्या है, आउट इनर सरफेस। ये तो आपका आउटर सरफेस है जो बाहर बाहर है ना, और इनर सरफेस आपके ये अंदर वाले सरफेसेस हैं। ये सारे सरफेस क्या है आपके, इनर सरफेस है। तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस का अगर आप फ्लक्स निकालते हो तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। देखो, एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं कि जैसे सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक था और इसके हमने इस तरह से मान लिया 3 पीस कर दिए। मैं अभी 3 पीसेस का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसके 3 पीसेस का एग्जांपल लेके चीज को अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो हमने इसके कितने पीस कर लिए, 3 पीस। ये जो 3 पीस हो गए ना, अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझना है आपने। दिस इज पीस 1, दिस इज पीस 2 एंड दिस इज पीस 3, थर्ड वॉल्यूम। अब इसके आउटर सरफेस कौन कौन से हैं, ये इसका आउटर सरफेस है, ये इधर वाला भी इसका आउटर सरफेस है। ठीक है, नीचे वाला भी ये आउटर सरफेस है और ऊपर वाला भी आउटर सरफेस है। अब इनर सरफेस कौन सा है इसका, मैं उसको अलग से कलर कर देता हूँ। मान लिया मैं इनर सरफेस को जो है ना वो किसी अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो इसका सरफेस है ये इसका इनर सरफेस है बच्चों। ये कौन सा सरफेस है इसका, इनर सरफेस। ऐसे यहाँ पे ये भी हमारा कैसा सरफेस है, इनर सरफेस है ना। ये कैसे सरफेस है, हमारे इनर सरफेस है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है कि दिस इज द इनर सरफेस। ये भी इनर सरफेस है और ये भी इनर सरफेस है। इनर सरफेस पे ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है इनर सरफेस पे, अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहाँ पे बच्चों, इस सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, देखो इस सरफेस की, तो जितनी वेक्टर फील्ड इसमें एंटर कर रही है उतनी ही वेक्टर फील्ड इसमें से एग्जिट भी कर रही है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसमें जितना इनवर्ड फ्लक्स आ रहा, इस सरफेस की अगर मैं बात, तो देखो जो आउटर सरफेस है उसमें तो सिंपल है। आउटर सरफेस को अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इस सर्फ इन जो इसके इनर सरफेसेस हैं यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो इंटीरियर है सरफेसेस के वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सरफेस इंटीग्रल होंगे ईच एरिया एलिमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू दोज ऑफ द नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड में जो सरफेसेस है उनके वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप इस सरफेस को देखो, इसमें से फ्लक्स निकल रहा है और इसमें वो फ्लक्स आ रहा है। तो इसका मतलब इस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो कैंसिल करेगा इस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको। समझ में आ रहा है कि इनर सरफेसेस के जो फ्लक्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं हम, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं। अगर इसका फ्लक्स आउटवर्ड है तो इधर से इसका फिर क्या हुआ, इनर हुआ। तो हर सरफेस को दूसरा सरफेस का फ्लक्स क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो हम
उस टाइम पे फिर इस इंटीग्रेशन को सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है बेटा, इसको मैं सिंपली फिर पूरे कंप्लीट आउटर सरफेस के लिए लिख सकता हूँ। इनर सरफेसेस के जो फ्लक्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो हम इसको जब लिखेंगे तो बस हम आउटर सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, आउटर सरफेस। जो इनर सरफेस है वो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी उस इस इक्वेशन में, यहाँ पे ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। ठीक, अब ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, या पहले हम इसको उधर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इक्वेशन 2 में यूज करता हूँ तो बच्चों इक्वेशन 2 क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी आ जाएगी ओवर द होल सरफेस इंटू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्या था, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डेल्टा वी आई। ठीक है, ये था। अब इसको जो है हम आगे सोल्व करने वाले हैं। अब क्योंकि बच्चों हमने तो बहुत सारी वॉल्यूम्स ली हैं छोटी छोटी इसके अंदर, तो ये वॉल्यूम्स बहुत कम है। अगर मैं ये कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा कर दूं, मतलब जो मैंने इसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिए हैं, ये जो एन ब्लॉक्स लिए हैं, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब एन कितना हो जाए मेरा, इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कंपोनेंट इनके क्या होते जाएंगे, लगभग जीरो हो जाएंगे। जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होते जाएंगे वॉल्यूम भी तो क्या होती जाएगी, कम। जैसे मान लिया ये एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक के मैं 2 टुकड़े करता हूँ तो मुझे इतनी वॉल्यूम मिलती है, 4 टुकड़े करता हूँ तो वॉल्यूम और कम हो जाती है, 5 करता हूँ तो वॉल्यूम और कम हो जाती है। तो अगर मैं n टुकड़े करता हूँ इस ब्लॉक के जो इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट टुकड़े करता हूँ, तो उनकी जो वॉल्यूम है लगभग कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एज n approaches infinity then delta v will approach जीरो, डेल्टा v will tend to जीरो। तो ये लिमिट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इस केस में, और तब हमारा जो ये समीशन है इस केस में आप मैथमेटिकली होगा क्या, ये जो समीशन है बच्चों उस टाइम पे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में। इसलिए हमारे पास फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ओवर द होल सरफेस इंटू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, जब एन इन्फिनिटी होगा और डेल्टा वी आई जीरो को टेंड करेगा तो उस टाइम पे एक सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, और हमारे पास ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जो किसकी इक्वेशन है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो ये है बच्चों प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। कमेंट ज़रूर करें, कोई डाउट है तो, कुछ भी पूछना हो तो। कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि।